कहानी की शुरुआत एक लड़की से होती है जो नींद से जागती है। वो अपने शौहर के साथ बेड पर लेटी होती है, मगर उसकी आंखों में नींद से ज्यादा दुख और थकन नजर आती है। कैट के दिल पर एक भारी बोझ है, क्योंकि हाल ही में एक हाइकिंग के दौरान उसने अपना छोटा बेटा खो दिया था। यह नुकसान उसकी जिंदगी को अंधेरों में धकेल चुका है। शौहर अब भी सो रहा है और कैट खामोशी से अपने बेटे का एक खिलौना उठाती है। वो आहिस्ता आहिस्ता कमरे से निकलती है ताकि उसका शौहर जाग न जाए। वो घर के बाहर खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ती है। उसका इरादा तय है, वो जंगल की तरफ जा रही है, उसी जगह जहां उसके बेटे की मौत हुई थी। गाड़ी स्टार्ट करके वो रास्ते पर निकलती है। जंगल के करीब पहुंचकर वो गाड़ी एक कोने में पार्क करती है, दरवाजा बंद करती है और आहिस्ता आहिस्ता उस पहाड़ की तरफ चल पड़ती है जहां वो हादसा पेश आया था। पहाड़ के दामन तक पहुंचकर कैट रुकती है। सामने वो जगह है जहां उसने अपने बेटे के लिए एक छोटी सी यादगार बनाई थी। वहां एक पत्थर पर बेटे की तस्वीर लगी हुई है और कुछ फूल रखे हैं जो अब सूख चुके हैं। कैट की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो अपने बेटे का खिलौना उस यादगार के पास रख देती है, जैसे वो उसे दोबारा उसकी गोद में दे रही हो। ये लम्हा उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है। वो पहाड़ की चोटी की तरफ देखती है। उसके जहन में बस एक ही ख्याल है, अपनी जिंदगी खत्म करने का। वो चढ़ना शुरू करती है। कदम भारी है, मगर दिल में एक अजीब सा सुकून है कि जल्द ही दर्द खत्म हो जाएगा। चोटी पर पहुंचते ही वो गहरे सांस लेती है, नीचे गहरी खाई को देखती है। वो कदम बढ़ाने ही वाली होती है कि एक आवाज आती है, मुझे पता है तुम क्या करने वाली हो। वो चौंक कर देखती है। एक आदमी खड़ा है जिसका नाम रिचर्ड है। वो कहता है, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, बस अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ ताकि दिल हल्का हो जाए। रिचर्ड अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। वो कहता है, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, मेरे पास एक गाड़ी थी। एक दिन उस गाड़ी का हादसा हो गया। मैं बच गया, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड की मौत हो गई। ये सुनकर केट खामोशी से उसे देखती है। रिचर्ड आगे कहता है, इस हादसे के बाद मैं शदीद डिप्रेशन में चला गया। कई महीने गुजर गए, लेकिन आखिरकार मैंने अपनी जिंदगी दोबारा जीने का रास्ता ढूंढ लिया। केट आहिस्ता से कहती है, ये सुनकर बहुत दुख हुआ। फिर वो अपनी कहानी सुनाती है कि वो अपने शौहर और बेटे के साथ इसी जगह हाइकिंग के लिए आई थी। शौहर एक दरख्त पर अपने और इसका नाम लिख रहा था। बेटा अपने दोस्तों को छेड़ने के लिए टहनियां तलाश कर रहा था। अचानक उसका पांव फिसल गया और वो पहाड़ से नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। केट की आंखें भर आती है। वो कहती है, मैं खुद को कभी मुआफ नहीं कर पाई। रिचर्ड गहरी सांस लेता है और कहता है, मैंने जो कहना था कह दिया, अब तुम जो चाहो करो। ये कहकर वो नीचे उतरने लगता है। रिचर्ड के जाने के बाद केट चोटी के किनारे खड़ी सोचती है, मगर इसके दिल में अब एक हल्की सी हिचकिचाहट आ चुकी होती है। वो नीचे उतरने का फैसला करती है। पहाड़ के दामन में वापस आकर वो अपनी गाड़ी के पास पहुंचती है। वहां एक और गाड़ी खड़ी देखकर वो चौंक जाती है। ये रिचर्ड की गाड़ी थी, जो उसने बिल्कुल करीब पार्क की हुई थी। इस वजह से केट अपनी गाड़ी का दरवाजा खोल नहीं पाती। रिचर्ड वहां आता है। उसके हाथ में एक छतरी होती है। केट समझती है कि वो बारिश या धूप से बचने के लिए है, मगर दरअसल वो एक स्टंट डिवाइस है जो करंट देकर किसी को बेहोश कर सकता है। अचानक रिचर्ड उस डिवाइस से केट पर हमला करता है। बिजली का झटका लगते ही केट बेहोश हो जाती है। जब होश आता है तो वो देखती है कि वो रिचर्ड की गाड़ी के अंदर बांधी हुई है। उसके दिल में खौफ भर जाता है। वो अपनी स्मार्ट वॉच से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, मगर रिचर्ड मुस्कुरा कर कहता है, यहाँ कोई सिग्नल नहीं आता। केट को याद आता है कि घर से निकलते वक्त उसने अपनी जेब में एक छोटा चाकू रखा था। वो आहिस्ता आहिस्ता हाथ हिलाने की कोशिश करती है ताकि रस्सी ढीली हो जाए। साथ ही रिचर्ड को बातों में लगाने के लिए पूछती है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में मजीद बताओ। रिचर्ड गुस्से से कहता है, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता, तुम बस वक्त जाया कर रही हो। केट उस दौरान अपनी रस्सी काटने में कामयाब हो जाती है। अचानक वो रिचर्ड पर चाकू से हमला करती है। रिचर्ड तेजी से उसका हाथ पकड़ लेता है और दोनों में जोर आजमाई शुरू हो जाती है। गाड़ी तेजी से हिलने लगती है और सड़क से निकलकर एक तरफ जा टकराती है। हादसे के बाद दोनों गाड़ी से बाहर निकलते हैं। केट के हाथ में अब भी चाकू है। वो धमकी देती है, मेरे करीब मत आना वरना मार डालूंगी। रिचर्ड हंसता है और कहता है, इसका कोई फायदा नहीं, मैंने तुम्हें एक खास इंजेक्शन लगाया है। 20 मिनट में तुम मुकम्मल मफलूज हो जाओगी। देख और सुन सकोगी, मगर हरकत नहीं कर सकोगी। रिचर्ड कहता है, इस जंगल से भागना इतना आसान नहीं। 20 मिनट बाद मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और फिर तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। केट दिल ही दिल में हिम्मत बांधती है और अपनी घड़ी में 20 मिनट का टाइमर लगा लेती है। वो तेजी से वहां से भागती है, मगर कुछ मिनट बाद उसका एक हाथ और एक पैर सुन्न होने लगता है। फिर भी वो कोशिश करती है कि ज्यादा से ज्यादा दूर निकल जाए। एक बड़े दरख्त की जड़ के पास छुपकर वो सांस बहाल करने लगती है, मगर जमीन पर चींटियां देखकर वहां से हटना पड़ता है। इसी लम्हे रिचर्ड उसे देख लेता है, लेकिन केट रेंगते हुए एक नदी में कूद जाती है। पानी का बहाव तेज होता है और वो दूर निकल जाती है। घड़ी में 1 मिनट बाकी है और वो घास पर गिरकर लेट जाती है। टाइमर खत्म होते ही वो मुकम्मल मफलूज हो जाती है। आंखें सब देख रही हैं, कान सब सुन रहे हैं, मगर जिस्म का एक भी उज्व हरकत नहीं कर रहा। केट बेहिस्सो हरकत घास पर लेटी होती है कि एक बूढ़ा आदमी वहां आता है। ये उसका फार्म हाउस होता है।
वो केत को देखकर चौंक जाता है और जोर से आवाज देता है, मगर केत जवाब नहीं दे पाती। वो पूछता है, क्या तुम मुझे देख सकती हो? केत एक बार पलक झपकाती है, मतलब हाँ। पूछता है, क्या तुम हरकत कर सकती हो? केत 2 बार पलक झपकाती है, मतलब नहीं। बूढ़ा आदमी उसे ट्रॉली में डालकर अपने घर ले जाता है। वो पुलिस को कॉल करने का सोचता है, लेकिन दरवाजे पर दस्तक सुनकर रुक जाता है। केत की आंखों में खौफ उतर आता है, क्योंकि वो समझ जाती है कि ये रिचर्ड है। बूढ़ा आदमी दरवाजा खोलने जाता है और वाकई रिचर्ड बाहर खड़ा होता है। वो पूछता है, क्या यहाँ कोई लड़की आई थी? बूढ़ा आदमी खामोश रहता है। रिचर्ड एक झूठ घड़ता है कि ये उसकी बीवी है जो नशे में थी और गाड़ी का हादसा हो गया। वो कहता है कि अगर उसने उसे देखा है तो बता दे। बूढ़ा आदमी कहता है, मैं तुम्हारी मदद के लिए पुलिस को कॉल करता हूँ। वो अंदर जाता है और रिचर्ड भी पीछे आ जाता है। बूढ़ा चौंक कर पूछता है, तुम मेरे घर में कैसे आ गए? रिचर्ड रोना शुरू कर देता है और जज्बाती बातें करने लगता है ताकि बूढ़े का दिल पिघला सके। वो आहिस्ता आहिस्ता कैट का जिक्र निकाल देता है। इसी वक्त रिचर्ड की जेब में फोन वाइब्रेट होता है। बूढ़ा फौरन समझ जाता है कि उसने झूठ बोला था। वो कहता है, तुमने कहा था तुम्हारा फोन नहीं है, मगर जेब में है और बज रहा है। ये सुनते ही रिचर्ड का लहजा बदल जाता है। वो धमकी देता है, बताओ लड़की कहाँ है, वरना जान से मार दूंगा। बूढ़ा आदमी डट कर जवाब देता है, कोशिश करके देख लो। रिचर्ड उस पर हमला करता है, मगर बूढ़ा ताकतवर निकलता है और उसे धकेल देता है। झगड़े में रिचर्ड के हाथ में चाकू आ जाता है और वो बूढ़े को जान से मार देता है। सोफे के पीछे छुपी कैट ये सब देख रही होती है। इसके दिल पर गहरा सदमा बैठ जाता है कि उसकी वजह से एक बेगुनाह मारा गया। रिचर्ड को याद आता है कि पुलिस आने वाली है, क्योंकि बूढ़े ने पहले ही कॉल कर दी थी। वो पूरे घर में आग लगा देता है और बाहर निकल जाता है। अंदर कैट का जिस्म आहिस्ता आहिस्ता सुन होना खत्म होने लगता है। वो अपनी उंगलियों को हिलाने की कोशिश करती है और फिर खिड़की पर लगी पर्दा हिलाती है। बाहर खड़ा रिचर्ड ये देख लेता है और समझ जाता है कि अंदर कोई है। वो दोबारा अंदर आता है और कैट को देखकर उसे उठाकर अपने ट्रक में बांध देता है। वो अपने पुराने घर की तरफ जाने लगता है। रास्ते में उसे अपनी बेटी की कॉल आती है, जो खुशी से बताती है कि उसके बेहतरीन नंबर आए हैं और वो शाम तक अपनी माँ के साथ कैबिन पहुंच रही है। रिचर्ड गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वो वहां कैट को ले जाने का इरादा रखता था। रिचर्ड की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है। वो एक गैस स्टेशन पर रुकता है, मगर वहां कार्ड कबूल नहीं होते, इसलिए अंदर जाकर कैश से अदायगी करने लगता है। गाड़ी में बंधी कैट महसूस करती है कि इसका एक पैर दोबारा काम करने लगा है। एक छोटा बच्चा गाड़ी के पास आता है और मुस्कुरा कर कहता है, हेलो। कैट कुछ कहने ही वाली होती है कि बच्चे की माँ आ जाती है। माँ देखती है कि कैट बेहरकत बैठी है और इसके चेहरे पर परेशानी झलकने लगती है। इसी वक्त रिचर्ड वापस आता है। पेट्रोल भरवाकर फौरन वहां से निकल जाता है। वो जंगल के उस हिस्से में पहुंचता है जहां उसकी गाड़ी का पहले हादसा हुआ था। गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश नाकाम रहती है, तो वो सोचता है कि बूढ़े का ट्रक लेकर अपनी गाड़ी को खींच ले जाएगा। मगर उससे पहले कि वो कुछ कर पाए, एक पुलिस अफसर आ जाता है और पूछता है, तुम कौन हो? रिचर्ड अपना असल शनाख्ती कार्ड दिखाता है। उस पर नाम एंड्रियो लिखा होता है, यानी वो पहले अपना नाम झूठ बोल रहा था। पुलिस अफसर पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है और गाड़ी में जो खातून बैठी है वो कौन है। रिचर्ड कहता है कि वो उसकी बीवी है जो बहुत ज्यादा नशे में है और उसने उससे झगड़ा किया था, जिसकी वजह से गाड़ी का हादसा हो गया। पुलिस अफसर गाड़ी के करीब जाता है। केट पुलिस को सब कुछ बताना चाहती है, लेकिन अभी भी वो मुकम्मल तौर पर बात करने के काबिल नहीं होती। इसका एक हाथ काम कर रहा होता है, इसलिए वो गाड़ी की खिड़की आहिस्ता आहिस्ता नीचे करके मुश्किल से पुलिस से कहती है, मेरी मदद करो। पुलिस अफसर समझ जाता है कि एंड्रयू यानी रिचर्ड ने उसे झूठ बोला है, लेकिन उससे पहले कि वो अपनी बंदूक निकालकर उसे गन पॉइंट पर ले जाए, रिचर्ड उस पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। फिर वो उसे अपनी गाड़ी में डालकर गाड़ी को धमाका दे देता है और बूढ़े आदमी के ट्रक को लेकर वहां से निकल जाता है। वो उसे कश्ती में बिठाता है और झील के बीचों बीच ले जाता है। कैट देखती है कि उसके पास चाकू है जिसे वो हासिल करना चाहती है। वो कहती है, मेरी जेब में मेरे बेटे का खिलौना है, मैं चाहती हूँ कि अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में वो मेरे पास रहे। रिचर्ड खिलौना देने के लिए करीब आता है। जैसे ही वो झुकता है, कैट उसका चाकू पकड़कर उसकी गर्दन पर हमला कर देती है। रिचर्ड पानी में गिर जाता है और उसकी बंदूक कश्ती में रह जाती है, जिसे कैट फौरन पकड़ लेती है। रिचर्ड पानी से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन कैट अंधाधुंध फायर खोल देती है। एक गोली उसे लगती है और वो जख्मी होकर किनारे की तरफ बह जाता है। कैट सांस फूलते हुए बैठ जाती है। इसे एहसास होता है कि जिंदगी कीमती है और खुदकुशी कमजोरी है, लेकिन फिर उसे नजर आता है कि कश्ती में गोली लगने से पानी भर रहा है। उसका जिस्म अभी मुकम्मल ठीक नहीं हुआ, इसलिए वो तीर नहीं सकती। कश्ती डूबने लगती है, मगर ऐन वक्त पर दवा का असर खत्म हो जाता है और वो पानी से बाहर निकल आती है। दूसरी तरफ रिचर्ड भी किनारे पर आ चुका है, आखिरी सांसों में। कैट उसकी आंखों में देखकर कहती है, शुक्रिया, क्योंकि उसकी वजह से उसे जिंदगी की कीमत का पता चला। उसे समझ आ गई कि चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल हो, हमें उसे जीना चाहिए और कभी भी अपनी जिंदगी का खात्मा नहीं करना चाहिए। उसके बाद वो वहां से निकल जाती है। उसके दिल में अपने बेटे को खोने का गम तो है, लेकिन उसे ये एहसास भी है कि उसके पास एक जिंदगी है जिसे उसे अपने शौहर के साथ जीना है।